बच्चे आज हम बेसिक एकेडमी के चैनल पे सारी बातें वो करेंगे जो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है। और बिजनेस स्टडी से रिलेटेड 12th क्लास का जितना भी सब्जेक्ट का टॉपिक है वो सब हम यहाँ पर सीरीज बाई सीरीज अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो जब आप हमारे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, तो वहां पे आपको डिफरेंट वीडियोस बिजनेस स्टडीज के मिल जाएगा 12th क्लास का, जिसमें पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बनाऊंगा, देन मैं हिंदी मीडियम में बनाऊंगा, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी ये बात सारी समझ में आ सके और उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारा मिलेगा, हिंदी मीडियम में बहुत कम है। तो पहले आप इंग्लिश की बात करेंगे, देन हम उसे हिंदी मीडियम में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर की बात करेंगे कि मैनेजमेंट है क्या। देखो, मैनेजमेंट का मतलब, हमें लगता है कि सिर्फ मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज को जब एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हो, या यूज करने के लिए जितने भी आप मेथड्स लगाते हो, उन सबको किस कैटेगरी में हम डालते हैं? मैनेजमेंट की कैटेगरी में। मतलब मैनेजमेंट के फीचर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। ये तो पढ़ना आसान है, बट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट टोटली एक तरीके का प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसों को मैनेज करते हैं, है ना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरह के मैनेजमेंट्स होती है। जैसे एचआर होता है, एचआर में हम कंपनी के एम्प्लॉइज को मैनेज करते हैं। मैनेज इन द सेंस उनसे इफेक्टिवली तरीके से काम करवाना। मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि इफेक्टिवली तरीके से काम करवाना, ना कि काम करना। तो सबसे पहला क्या है बच्चे? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है इसका? भाई, मैंने आपको अभी बताया ना कि मैनेजमेंट का सब कुछ हो सकता है, गोल हो सकता है, टारगेट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक कंप्लीट अप्रोच है, जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को इफेक्टिवली क्या करते हो? यूज करते हो। जैसे हमारी पॉलिटिशियंस हमारी कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, आपके फादर्स, आपके मदर्स आपके घर को मैनेज कर रही हैं, स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल मैनेज कर रहा है। तो ये हर लेवल पर है, हर जगह है। मतलब ये यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट एक तरीके से यूनिवर्सल है। अब वो बात अलग है कि आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, बट मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या कहता है कि बच्चे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक तरीके का प्रोसेस। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है। मैनेजमेंट कभी एंड नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, ये चलता रहता है ना। डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल। सबसे पहला टारगेट क्या होता है किसी भी मैनेजमेंट का? कि जो भी आपने टारगेट सेट किया, उस टारगेट को अचीव करना। जैसे कि हम पैसों की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो सबसे पहला हमारा क्या गोल होता है? कि भैया हमारा रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा। जब भी हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? हम ये देखते हैं कि जहां पर भी हम पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो शेयर्स हो, या किसी प्राइवेटली किसी व्यक्ति को दे रहे हो आप, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो, है ना। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये दो शब्द हमेशा मैनेजमेंट के साथ जुड़ा होगा। इफेक्टिवली मतलब कि वेस्ट एक्टिविटीज को क्या करना, मतलब इफेक्टिवली मतलब कि बहुत अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करना, एफिशिएंटली मतलब वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करना। तो हम बात करेंगे, तो मैनेजमेंट एक तरीके का क्या है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मींस द कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द गोल विद इन। मतलब आपको सही काम करना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो सही रास्ता है उसको कौन बताता है? मैनेजमेंट। जैसे मान लो आपको कहीं पर भी जाना है, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप क्या करते हो? किसकी मदद लेते हो? गूगल मैप की मदद लेते हो। तो गूगल क्या करता है? आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है, इफेक्टिवनेस दिखाता है। तो ये क्या है बच्चे? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट डायरेक्शन देना। तो मैनेजमेंट आपको क्या देगा? आपके गोल को अचीव करने में जो भी रास्ते हैं, जितने भी तरीके हैं, उनमें से जो बेस्ट है और जो अच्छा है, जो आपको टाइम पे वहां पे पहुंचा सकता है, वो आपको दिखाएगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है आपको आपके रिसोर्सेस का वेस्टफुल एक्टिविटी बंद करना। मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उसको वेस्ट करने से रोकना। जैसे कि आपको कहीं पर जाना है, तो जाने का मतलब आप उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या है? जो भी रिसोर्सेस है, जैसे कि मान लो
आपको ना अपनी सेल बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ानी है। तो सेल बढ़ाने के लिए आपके पास क्या है, सेल्समैन है। तो सेल्समैन को इस तरह से और अलग अलग जगह पे डिप्लॉय करना कि कम सेल्समैन का यूज करके ज्यादा से ज्यादा सेल्स करवा सको। तो पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड। गोल का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य मतलब आप टारगेट। तो जो भी है मैनेजमेंट आपको हमेशा किसकी तरफ लेके जाता है, आपको आपके गोल की तरफ लेके जाता है, आपके टारगेट की तरफ लेके जाता है। अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, गोल डिसाइड करना होता है, और गोल के तरफ लेके जाने में कौन मदद करता है आपको, मैनेजमेंट करता है। तो क्या कहता है, द बेसिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर एग्जिस्टिंग मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या बच्चे, हर जगह है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह है। बच्चे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऊपर होता है शेयर होल्डर। कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स किसको सेलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको सेलेक्ट करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको सिलेक्ट करते हैं, मैनेजर्स को। और मैनेजर्स किसको, सुपरवाइजर। तो अगर आप देखोगे तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एमडी है, इसको कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक का मतलब कंपनी के बारे में सोचने वाला बॉडी, जो काम क्या करता है, कंपनी के प्लानिंग में मदद करता है, इम्प्लीमेंटेशन में मदद नहीं करता, प्लानिंग में मदद करता है। इम्प्लीमेंटेशन में मैनेजर्स आते हैं और एमडी आता है किसी कुछ हद तक। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम क्या है, प्लानिंग करना। तो ये टॉप लेवल होता है, ये होता है मिडल लेवल। मैनेजर्स क्या होते हैं, मिडल लेवल। और सुपरवाइजर जो होते हैं वो एंड में क्या होते हैं, लो लेवल, मतलब थर्ड लेवल। तो कहता है क्या बच्चे, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब ये हर जगह है। ये क्या बच्चे, हर जगह होता है, तीनों लेवल पे होता है। सोशली होता है, इकोनॉमिकली होता है, और पॉलिटिकली होता है। सोशली का मतलब समाज में भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली आपकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, उसके अंदर भी होता है। और पॉलिटिकल मतलब कंट्री को भी क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है सिर्फ एक चीज का मैनेजमेंट नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट कभी एक चीज का नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, रिसोर्सेस का हो सकता है। जैसे कि देश में इतने सारे लोग हैं, पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, तो उनकी भी मैनेजमेंट जरूरी है। जो भी रिसोर्सेस है उनका भी मैनेजमेंट जरूरी है। तो रिसोर्सेस से लेकर, पैसों से लेकर, आप लोगों से लेकर, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने बहुत बहुत ध्यान से सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि एचआर का काम करते हैं। एचआर का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके लोग हैं, जो उसके वर्कर है, वो क्या है, उनके लिए एसेट्स है, संपत्ति है। तो उनको उनको ट्रेनिंग करना, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी, सब कौन डिसाइड करता है, एचआर वाले डिसाइड करते हैं। तो एचआर जो है वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, किसको, आपके ह्यूमन रिसोर्सेस को। ऑपरेशनल मैनेजर क्या करेगा, ऑपरेशन को मैनेज करेगा। ऑपरेशन मतलब होता है जिस भी चीज की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो कि कोई आईटी कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर बनाना आपकी कंपनी का मेन टारगेट है। तो कंपनी का ऑपरेशन क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना। तो सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग को, सॉफ्टवेयर के डिजाइन को जो मैनेज करेगा उसे क्या कहेंगे, ऑपरेशनल मैनेजर्स। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैंने भी आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी चीज को मैनेज करो छोड़ दो और वो सही से काम करे, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट क्या चलेगा, कंटिन्यूअसली चलेगा। क्लियर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेला एक व्यक्ति कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। वेरी गुड। देखो डायनेमिक क्या है, डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज हो सके। और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है, बिजनेस एक्टिविटी जो है, अभी ना
फिक्स नहीं होती, चीजें बदलती रहती हैं। कभी गवर्नमेंट कोई रूल बदल देगी, कभी सोसाइटी में कुछ चेंज आ जाएगा, कभी फैशन चेंज हो जाएगा, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के अकॉर्डिंग ढालने में मदद करता है, अडॉप्ट करने में आपको मदद करता है। तो ये डायनेमिक फंक्शन है और ये लगातार चेंज होता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स, ये दिखाई नहीं देता। बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में ना सबसे बड़ा रोल है उसके मैनेजमेंट का। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, उस कंपनी के सक्सेस रेट ज्यादा है। जब आप कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये भी लोग एक देखते हैं कि उस कंपनी का एमडी कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, उनका फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो ये सब बहुत चीजें देखी जाती है। एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है बट ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा असर डालती है, वो है मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बात करेंगे बच्चे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। वैसी बात है, ग्रुप का मतलब लोगों का समूह। अब लोग कौन हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और इंप्लॉइज हो सकते हैं, है ना, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। उन सब के ग्रुप के गोल को अचीव करने में क्या करता है, मदद करता है। तो बिना मैनेजमेंट के इंडिविजुअली ना हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो हर व्यक्ति जो है वो किसके बारे में सोचेगा, मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट, ये कॉस्ट को कम कर देता है। देखो, एफिशिएंसी वर्ड सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है कॉस्ट। जब भी किसी भी जगह पे आप एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करो ना, तो ये एक बात याद रखना कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है कॉस्ट कम होना, है ना। और कॉस्ट कब कम होगी, कॉस्ट तब कम होगी जब आप अपने वेस्टेज को कम करोगे। और वेस्टेज को कब कम करोगे, जब उसको आप अच्छे से मैनेज करोगे। तो वेस्टफुल एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, टाइम का वेस्टेज, रॉ मटेरियल का वेस्टेज। तो इन सब को रोकने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, सोशल इन्वायरमेंट चेंज होगा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट चेंज होगा, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो दैट इज अ मेन टॉपिक। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डायनेमिक, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कॉम्पिटिटिव बना देगा आपको, वो चेंज करने में मदद करेगा। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन से किसी से जुड़ता है, काम करता है, तो उसका खुद की भी कुछ कुछ एम्बिशंस होती हैं। तो अगर आप मैनेज अच्छा करते हो तो व्यक्ति की, हर एक एम्प्लॉइज की जो गोल है, जो वो चाहता है करना भविष्य में, उसको पाने में आप मदद कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, शुरुआत में लो लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन कंपनी में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैनेजर्स उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो और अच्छे से दिल लगा के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो ये एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान है कि एम्प्लॉय के अच्छे काम को पहचान देना, उसको उसके लिए क्या देना, रिवॉर्ड देना। तो ये अच्छा मैनेजमेंट होगा तभी होगा। मान लो कोई एम्प्लॉय बहुत काम कर रहा है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल जी जान से लगा हुआ है, और आप उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसको देखते हुए बाकी भी ईमानदारी से काम करने वाले लोग क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है, उनको रिवॉर्ड करना, प्रमोट करना, ट्रेनिंग देना और समय पे, ताकि वो और अच्छा कर सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, ये भी मैनेजमेंट का काम है। भाई मैनेजमेंट प्लानिंग अच्छी करेगा तभी तो इम्प्लीमेंट होकर प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सोसाइटी को भी फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट जाएगा कहाँ, सोसाइटी में जाएगा।
तो भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी तरीके से डिलीवर करना। किसको डिलीवर करना? सोसाइटी में, गुड्स की फॉर्म में और सर्विस की फॉर्म में। तो मैनेजमेंट अच्छा होगा तो गुड्स अच्छा बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी, कॉस्ट कम होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो सस्ते रेट में अच्छा सामान मिलेगा लोगों को, और जब लोगों को अच्छा सामान मिलेगा कम कीमत में तो उसकी सोसाइटी को इससे बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब? पहला, सर्वाइवल। मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी टिक सके, सोसाइटी में रह सके। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा ना तो लॉस होगा, और लॉस होगा, वेस्टफुल एक्टिविटी होगा, और कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो पैसा कमाना, रेवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट करना, ये किसका काम है? मैनेजमेंट का। दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। ठीक है ना? ग्रोथ का मतलब होता है आने वाली जो भविष्य में अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब कर एक्सपैंड करना बिजनेस को। पहले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, अब दो तीन लगाना। तो इस तरह से पहले एक प्रोडक्ट आपके पास थे, दो तीन प्रोडक्ट्स बनाना, चार पांच प्रोडक्ट बनाना। तो ये क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या चाहती है? सबसे पहले चाहती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन टिके। नई कंपनियों के अंदर मैनेजमेंट चाहती है कि कम हम बने रहें, हम बंद ना हो, हम चलते रहें कंपनी। दूसरा, प्रॉफिट कमाए। भाई प्रॉफिट तो बहुत जरूरी है, प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खाना है, एक तरीके से नीड है, जरूरत है। जैसे हमें खाना खाने की जरूरत है वैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में लगातार लॉस होता रहेगा उसका सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो ग्रोथ तीसरा। अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कीमत में देना। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कीमत पे देना। अगला है बच्चे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अच्छी सैलरी देना, पर्क्स देना। पर्क्स मतलब अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट जैसे कि गाड़ी, घर और अदर लैपटॉप, इस तरह के कुछ देना, उसको हम पर्क्स कहते हैं। इनकम टैक्स में से हम परकेस्विट्स कहते हैं, है ना? सैलरी इन काइंड कह लो आप, एक तरीके से कुछ सामान दे देना, तो उसे हम कहते हैं क्या कर कहते हैं? पर्क्स। पर्क्स इज रिलेटेड टू परकेस्विट्स इन द इनकम टैक्स, है ना? रिकॉग्नाइजेशन देना, सेल्फ रिस्पेक्ट, गुड एंड हेल्थी वर्किंग इन कंडीशंस, जो माहौल हो, क्लीन हो, हेल्दी हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, गाली गलौज, इस तरह का माहौल देना। ये सब क्या है? सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, उसको सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना। ये सब चीजें क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। यही हम बात करेंगे ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ये सब चीजें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी रिपीट होगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया था, टॉप लेवल। बच्चे इस पे केस स्टडी आएगा, कंफर्म केस स्टडी आएगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट कितने स्तर का होता है। तो भैया पहले याद रखना कि जब भी प्लानिंग करने की बात आ रही है तो वो किसकी होगी? टॉप लेवल मैनेजर्स की। टॉप लेवल मैनेजर कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स मैंने बता दिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। बट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एमडी और सीईओ तीन चीजें याद रखना। सीईओ ओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है? डिसाइड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का दिशा तय करना, किस डायरेक्शन में काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर सर्वाइवल, जिंदा रखने में सबसे बड़ा काम किसका? मैनेजमेंट, है ना? और प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना। अगला मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का फंक्शन है इंटरप्रिटेट द पॉलिसी फाउंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। कहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट बोल रहा है, प्लानिंग कर रहा है, उसको रियलिटी में बदलने का काम किसका? मिडिल लेवल का। मैंने प्लानिंग कर दी, मान लो कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसने प्लानिंग करके सब कुछ बना के दे दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल। जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा, लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लागू करता है, और जुडिशियरी जो इन दोनों पे नजर रखता है। तो नेता क्या करते हैं? नेता क्या कर बनाएंगे? रूल्स बना देंगे, पॉलिसी बना देंगे, कोई चीज बना देंगे, ताकि कोई किसी भी प्रोग्राम को बनाकर क्या करती है सरकार? हमारी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम किसको देती है?
ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएस को, अगर वो सही से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो सरकार जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले बैठ के कमरे में, उस प्लानिंग का कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो प्लानिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप उसको क्या करो, इंप्लीमेंट करो। हमने प्लानिंग कर ली, टाइम टेबल बना लिया, भाई रोज 5 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ते हो नहीं, तो प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं हुआ ना। इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका, मिडल लेवल का, और फाइनल इंप्लीमेंटेशन करता है सुपरवाइजर। इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, क्या है पर्सनल का मतलब वर्कर। मिडल मैनेजर्स का ये काम है कि भाई जो भी हमें काम मिला है उसके लिए हमें जितने वर्कर्स की जरूरत है वो है या नहीं है, ये पता लगाना। असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, मतलब काम बांटना। पहले लोगों का पता लगाना कितने की जरूरत है, फिर काम बांटना, फिर मोटिवेट टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, और उसको मोटिवेट करना, जो भी हमें उस काम करवाना है उस काम के लिए मोटिवेट करना, है ना। सुपरवाइजर और ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहता है क्या बच्चे, ये इसका मेन काम होता है वर्कर के साथ। याद रखना बच्चे, सुपरवाइजर जो है ना वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मेन काम क्या है, डायरेक्टली वर्कर के साथ। तो फिर से सुन लो, मैंने बताया था शेयर होल्डर, फिर ये किसको सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से किसी एक को एमडी बनाएंगे, एमडी में फिर क्या बनेंगे, मैनेजर्स बनेंगे, है ना। और फिर मैनेजर्स किसको अपॉइंट करेंगे, सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर किसके मतलब किसके ऊपर होगा, वर्कर के ऊपर। तो सारा का सारा जो ये प्लानिंग करके दे रहा है ना, इसको जो चीज चाहिए वो कौन बनाएगा, मैनेजर लाके देगा। किसको देगा लाके, सुपरवाइजर को। तो सुपरवाइजर क्या हुआ, लो लेवल। क्लियर। तो काम का होना या ना होना ज्यादातर डिपेंड किस पे करता है, सुपरवाइजर पे। क्लियर। वर्कर किसको रिपोर्ट करता है, सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजर्स को। मैनेजर्स किसको रिपोर्ट करता है, एमडी। और एमडी किसको रिपोर्ट करता है, मीटिंग्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये याद रखना कि ऑपरेशन का मेन काम है ना, क्वालिटी को मेंटेन करना, मिनिमाइज वेस्टफुल एक्टिविटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैनेज करना, कि भैया जो भी काम हो रहा है उस फैक्ट्री के अंदर अगर कोई डेंजरस इक्विपमेंट आप चला रहे हो तो जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो प्योरली क्या हो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सेफ्टी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना। वेस्टफुल एक्टिविटी है तो उसको रोकना। अगर मान लो प्रोडक्ट बनाते बनाते कई बार खराब बनना शुरू हो जाता है तो समय समय पे चेक करके उसको ठीक करना, ताकि ज्यादा खराब ना हो सके प्रोडक्ट, क्योंकि आप नहीं ध्यान दोगे तो धीरे धीरे वो खराब होता चला जाएगा। अगले बच्चे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कहते हैं ये आर्ट है, साइंस है या मैनेजमेंट है, कुछ इस तरह। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब कितनी भी बुक्स पढ़ लो मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट क्या एक तरीके का आर्ट है। सिर्फ आप पढ़कर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को आप एक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो, हर समय में एक तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, टाइम प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपना मैनेजमेंट का स्टाइल क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। कई जगह थोड़ा रूडली बोलने पे काम होता है, कई जगह रूडली बोलोगे तो आपका काम बनने की जगह बिगड़ सकता है। तो ये एक आर्ट है। क्लियर। ये क्या है, एक तरीके का ये एप्लीकेशंस भी है। जो भी चीजें हैं आपके नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ये क्रिएटिविटी भी है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि बच्चे किसी को काम को करने का या करवाने का एक नया तरीका, दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। कहता है कि मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट। क्यों कहते हैं, सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। जैसे आप कोई भी आर्ट सीखते हो तो आर्ट आप किताब पढ़ के नहीं सीखते हो, प्रैक्टिस से सीखते हो। मान लो आप पेंटर हो, आर्ट है आपके, तो उसको पेंटिंग जितनी ज्यादा आप करोगे परफेक्शन है। तो मैनेजमेंट भी क्या एक तरीके का स्किल है, आर्ट है। जितनी ज्यादा समय तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करते जाओगे आपके स्किल्स और आर्ट डेवलप होते जाएगा और आप और अच्छा मैनेज करोगे। क्यों, क्योंकि बच्चे ये क्या किससे डेवलप होता है, प्रैक्टिस से। ठीक है। और किसके बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे, है ना, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैनेजर अप्लाई द साइंटिफिक मेथड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सबको पता है, लेकिन सबके इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। जब भाई प्रिंसिपल पता है तो ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का फेल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रिंसिपल हम अपना लेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज भी बहुत कंपनियां लॉस में होती हैं, आज भी कंपनियां बहुत सारी बंद हो जाती हैं, सब कुछ पता होते हुए भी बंद हो जाती है। प्लानिंग उन्हें पता है, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पता है, इन्वायरमेंट उन्हें पता, कंट्रोलिंग उन्हें पता, फिर भी क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है? मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का। तो जिस कंपनी के मैनेजमेंट अच्छे हैं, मैनेजर्स अच्छे हैं, वो अच्छा इंप्लीमेंट कर पाते हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट को, और जितना अच्छा वो कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर पाते हैं उतना उनका सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। पर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है इसके अंदर। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस इसलिए क्योंकि बच्चे ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी तौर तरीके हैं काम करने के, वो सब किस पे बेसिस है? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। किसी ने पहले उसे किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया, कई बार इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करने के बाद जो उन्हें रिजल्ट मिला उसको ऑब्जर्व करके फिर उन्होंने उसके बेसिस पे चीजें बनाई। तो एक साइंस है। साइंस में क्या होता है बच्चे? पहला, सिस्टमेटिक नॉलेज होती है ना। कंप्लीट साइंस नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि कंप्लीट साइंस में तो आप ये कहोगे कि जो है वो सही होगा। यहाँ कई बार हमारी की गई चीजें गलत भी साबित हो जाती है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट साइंस, इट्स अ सेमी साइंस। आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि ये क्या है? सेमी साइंस की तरह है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, दुनिया में हर जगह ये अप्लाई होती है, ठीक है। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्लियर कहता है बच्चे, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी द इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो मैनेजमेंट क्या एक तरीके का प्रोफेशन भी है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में तीन है, पहला आर्ट, फिर साइंस एंड प्रोफेशन, क्लियर। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, क्लियर। अभी चैप्टर पढ़ लोगे आगे जाके आप, प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि आप कहां पर हो और कहां पर जाना चाहते हो। क्या मैंने बोला भाई आपको? क्या बोला? ध्यान देना, वेयर वी आर, वेयर वी आर, हम कहां पर हैं। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का अभी सिचुएशन क्या है और टारगेट क्या है। वेयर वी वांट टू बी, मतलब अब हमें जाना कहां है। मान लो मेरी सेल अभी 100 करोड़ की है, 100 सीआर की है, और मेरा टारगेट है 1000 करोड़ की। तो भैया हूं कहां? 100 करोड़ पे। जाना कहां है? 1000 करोड़ पे। तो क्या करूंगा कि जाऊंगा? वही प्लानिंग बताता है। तो प्लानिंग एक तरीके का क्या है? ब्रिज है जो जोड़ता है जहां पर आप हो और जहां पर आप जाना चाहते हो। तो जो भी आपका अभी सिचुएशन है और जो आप बनना है, उसके बीच में पुल का काम, ब्रिज का काम कौन करता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या कर रहा है भाई? क्रिकेट ब्रिज। ऑर्गेनाइजेशन उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको लोगों की जरूरत है, तो उन लोगों को इकट्ठा करने का काम क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम? भैया जो प्लानिंग की है, जो टारगेट सेट किया है, वो अकेला तो होगा नहीं, तो ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट काम देना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटना, क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है बच्चे स्टाफिंग। सही जगह को, सही व्यक्ति को सही जगह पे लगाना। मेरी बात आ रही है आपको समझ? बच्चे किसी भी ना व्यक्ति के अंदर का जो टैलेंट है उसे निकालना या उसको पहचानना ये इतना आसान नहीं है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। तो एचआर का काम, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? व्यक्ति के अंदर उसकी छिपी हुई टैलेंट को ढूंढना, और जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट है उसको उसी हिसाब से काम देना।
मार्केटिंग वाले को आप फाइनेंसिंग का काम नहीं दे सकते हो ना, और फाइनेंसिंग वाले को मार्केटिंग का काम नहीं दे सकते हो। अब काम सबका बटा हुआ है, अगर आपने मार्केटिंग वाले को फाइनेंसिंग दे दिया तो ना तो फाइनेंसिंग अच्छी होगी और नहीं मार्केटिंग अच्छी होगी, और आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये पता लगाना एक बहुत चैलेंज टास्क होता है मैनेजमेंट के लिए कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए बना है। पढ़ाई से मतलब नहीं है, कई बार हम पढ़ते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आप सिर्फ डिग्री के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि हाँ इसने ये पढ़ाई की है तो यही अच्छा करेगा। हो सकता है कि आप उसको छोड़कर बाकी सब करोगे। अच्छा, कई बार होता है स्टाफिंग में होता है, क्या कहता है, फाइंडिंग एंड प्लेसिंग। फाइंडिंग मतलब पहले पता लगाना कि किन लोगों को रखना है, एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन। प्लेसिंग का मतलब डिप्लॉय करना, उसे अपॉइंट करना एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। राइट जॉब का मतलब सही काम पे और सही समय पर। डायरेक्टिंग का मतलब होता है उसको मोटिवेट करना और उसको काम करने में उसे मतलब एक तरीके से काम को स्टार्ट करने में मदद करना। स्टार्ट करना मतलब डायरेक्ट करने का मतलब कि अगर कोई काम में परेशानी आ रही है वर्कर, तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, समझाना, बताना, ये सब किसका काम है, डायरेक्टिंग का। मोटिवेट भी करना। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना आसान काम तो सब कर लेते हैं, कोई भी एम्प्लॉय कर लेता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो काम बिल्कुल हट के होता है, और उस वक्त आपके ज्यादातर एम्प्लॉयज पीछे हट जाएंगे इस डर के मारे कि अगर काम गलत होगा तो मैनेजमेंट हमें डांटेगा, मैनेजमेंट हमारी सैलरी काट लेगा। तो इससे होता क्या है कि वो मुश्किल काम कोई करता ही नहीं है, वो रह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जो बढ़कर मुश्किल काम कर रहे हैं, जो हट के काम कर रहे हैं, जो अलग काम कर रहे हैं, जो आज तक मतलब एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, अगर वो व्यक्ति वो तो उसके उस काम क्या देना, सम्मान देना। ये भी क्या कहलाता है, एक तरीके का डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग में होता है बच्चे, हम जो भी हमने काम इंप्लीमेंट किया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो भी हमने इंप्लीमेंट किया प्लानिंग को, उसको पीछे मुड़ के देखना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाने से पहले प्लानिंग की होगी कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितने सिलेबस है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन होते हैं। दैट इज अ प्लानिंग। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं कंट्रोलिंग कैसे करूंगा, टेस्ट लूंगा। कंट्रोलिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को देखना। देखना मतलब बैक, पीछे जाना और देखना। आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग मत करो, तभी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोलिंग का हिंदी शब्द है नियंत्रण। तो नियंत्रण का मतलब आप पढ़ बहुत रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन समय पे टेस्ट नहीं दे रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लिख के आंसर्स चेक नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपके पढ़ने का, आपकी प्लानिंग करने का रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी ने सब कुछ किया, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को हायर किया है ना, प्लानिंग बहुत अच्छी की, लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर नजर ही मत रखो, देखो ही नहीं, तो कुछ समय बाद एम्प्लॉय केयरलेस हो जाएंगे, और केयरलेस होने के बाद आपका टारगेट कभी अचीव नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग का बेसिकली मतलब होता है लुक बैकवर्ड। लुक बैकवर्ड मतलब पीछे मुड़कर एक बार देखना कि जो तुमने इंप्लीमेंट किया है वो सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंपली कि आप इस तरह से एक्टिविटी को आपस में जोड़ देना, या कह लो कि एक माले में पिरो देना। मोतियों को अगर आप अलग अलग मोती होगी तो देखो बिल्कुल बिखरी हुई होती है, लेकिन धागे में आप पिरो देते हो तो क्या बन जाता है, एक माला। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे लोगों को, मैनेजर्स को इकट्ठा एक धागे में पिरो देना है। धागे में पिरो देने का मतलब उनका इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन करना कि कोई भी काम स्मूथली हो जाए, बिना किसी एरर के, बिना किसी डिले के, बिना देरी के, बिना गलती के, आसानी से जब आप हो रहा है तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय। समन्वय शब्द का मतलब हुआ कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी स्मूथली हो ना, स्मूथली हो कि आपको पता ही नहीं चले कि कोई काम हो भी गया। तो क्या करता है कोऑर्डिनेशन का काम है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट।
जोड़ता है। जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट। क्या बोला मैंने आपको? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम है मटेरियल को परचेज करके लाना। परचेज डिपार्टमेंट का मटेरियल को रॉ मटेरियल को परचेज करना। और ये किसको देगा? फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे बनाएगा, बना के किसको देगा? बेचने के लिए मार्केटिंग वाले। अगर मान लो कि ये टाइम पर रॉ मटेरियल ही ना लाए, तो जब अगर ये टाइम पर रॉ मटेरियल नहीं लाएगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा। जब प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो टाइम पे बिकेगा भी नहीं। मेरी बात आ रही है समझ? कि कोऑर्डिनेशन का मतलब इसे पता होना चाहिए डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट को, कि भैया रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, मुझे और देना है। बताने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम डेवलप कर लो जिस जिस सिस्टम से क्लियरली इसको पहले ही पता चल जाए कि भैया रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है, चलो खरीद के लाते हैं, है ना। अगर आप नहीं लाओगे टाइम पे तो प्रोडक्शन बन तो कई नुकसान, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, उसके अलावा इम्प्लॉय खाली बैठे हैं और इम्प्लॉय को सैलरी देनी है। अगर मान लो आपकी फैक्ट्री में 1000 इम्प्लॉय है और 1 घंटे में अगर वो खाली बैठ गए तो 1000 आवर का आपको लॉस हो गया। में वो 1 घंटा दिख रहा है, लेकिन 1000 इम्प्लॉय अगर 1 घंटा बैठ जाए तो वो 1000 घंटे होंगे। और एक दिन में कितने घंटे काम करता है एक व्यक्ति? मान लो 8 घंटे, तो कितने का लॉस हो गया आपको? कितने घंटे का? फिर उसकी 1 घंटे की एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो 1 घंटा आपको लग रहा है, लेकिन यही कोऑर्डिनेशन बचाता है हमें। कोऑर्डिनेशन अगर आपका स्मूथ होगा, सब कुछ सही होगा, तो ये जो आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं ये बंद हो जाएगी, बच जाएगी। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। सब लोग एक जैसा मिलके जुलकर काम करें ताकि आपके टारगेट को अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, कंटिन्यूअस है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, हर जगह होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। मैनेजर्स का क्या काम है? कोऑर्डिनेशन करना, ताकि सब मिलके आपस में काम सही से कर सके। कोऑर्डिनेशन, बस इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज, ये आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको इस पे केस स्टडी कराता हूँ, ध्यान देना। केस स्टडी एमसीक्यूज तो आप कर लोगे। अगर आपको किसी को चाहिए नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे चैनल्स पे। तो मैं इसका केस स्टडी कराता हूँ आपको। देखिए, यश लिमिटेड इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। कहता है कि यश लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ these days. It manufactures electronic goods like the washing machine, microwave oven, refrigerator and air conditioner. The company margin are under pressure. Margin मतलब profit. Profit. Margin का मतलब क्या होता है बच्चे? ये याद रखना, margin means profit. ठीक है, क्या होता है? प्रॉफिट। आर अंडर प्रेशर मतलब प्रॉफिट कम हो गया। एंड द प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइन। क्या हो गया? मार्केट शेयर का मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर बढ़ गए, तो जो प्रोडक्ट आपका बिक रहा था वो बिकना कम हो गया। मान लो कि पहले एक ही कंपनी माइक्रोवेव बना रही थी और अब 10 बना रही है, तो लोगों पे ऑप्शंस हो गया, कस्टमर तो उतने ही है बट बेचने वाले बढ़ गए। तो बेचने वाले बढ़ने की वजह से क्या होगा? आपका शेयर कम हो जाएगा, मतलब आपका सामान कम बिक रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको ब्लेम करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, क्योंकि तुम बेच नहीं रहे हो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? रिसर्च करना और बेचना, और मीटिंग द सेल्स टारगेट। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट गुड्स क्वालिटी टू मीट कस्टमर। क्या कह रहे हैं? दो डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं। मार्केटिंग वाला कहता है कि भैया प्रोडक्शन वाले सामान अच्छा नहीं बना रहे जिसकी वजह से कस्टमर नहीं खरीद रहा है। और प्रोडक्शन वाला क्या कहता है मार्केटिंग वाले को? प्रोडक्शन वाला क्या कहता है मार्केटिंग वाले को? कि ये मार्केटिंग वाले नहीं खाए क्योंकि इसलिए सेल नहीं हो रही है। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्लेम बोथ द। फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को ब्लेम कर रहा है कि भैया दोनों काम नहीं कर रहे हैं, जिससे रिटर्न हमारा कम हो गया। What quality of management do you think the company is lacking? क्या कम है भाई? लैकिंग। तीनों डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन
नहीं है, तो लैक क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन। देखो आंसर, कोऑर्डिनेशन। और इंपॉर्टेंस बता दो कोऑर्डिनेशन की, कोई भी 3 इंपॉर्टेंस, 2 इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगला देखिए, कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द वी लिमिटेड। क्या कहता है? द मैनेजमेंट ऑफ द वी लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव दैट द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स द फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट ऑफ द वी लिमिटेड मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिलीव कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं उनको क्या करना चाहिए? शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब हमें कॉमन ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है ना, उसको अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। दिस रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट। जिसकी क्या जरूरत है भैया? टीम वर्क। टीम वर्क मतलब मिलके काम करें। एंड स्पेशलिस्ट, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट मतलब जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही डिपार्टमेंट दिया जाए, इसका ये बिलीव है। एंड दिस बिकॉज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये इसका मानना है वी लिमिटेड का कि भैया हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में डिपेंड है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो उनकी सेल, सॉरी प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो मार्केटिंग वाला सेल नहीं कर पाएगा, सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला आगे फिर पैसा नहीं दे पाएगा। तो सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये कौन कहता है? वी लिमिटेड का मैनेजमेंट कहता है। The managers need to reconcile differences in approach, timing, effort and interest. ये सबको मिलाना चाहता है, एफर्ट को, टाइम को, इंटरेस्ट को। एट द सेम टाइम इट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप। और सभी मेंबर्स को क्या करना चाहता है? डेवलप करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। Thus there is a need to the harmonize individuals goal, identify the concept, वही कोऑर्डिनेशन है ना। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन की कमी तो है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स। तो क्या काम करता है? इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सब मिलजुल कर एक डायरेक्शन में काम करेंगे, एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो गोल अचीव होगा। क्लियर? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये तो पता ही है। Nisha is the marketing manager of the company selling laptops, and she planned the target sales of the 2000 laptops per month. She allocated necessary resources to carry out the plan. मतलब जिसको भी जितनी जरूरत थी रिसोर्सेस की, रिसोर्सेस का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, सेल्समैन की जरूरत है, उसने सब दे दिया। She has 6 salesmen working under her. She work with them, guiding and motivating them to achieve the target sales. क्या कहती है कि उसके बाद 6 सेल्समैन है एंड शी वर्क विद देम, शी वर्क विद देम, वो उनके साथ काम कर रही है। गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अचीव द टारगेट सेल्स मतलब टारगेट सेल्स जो है उसको अचीव करने के लिए वो गाइड कर रही है। At the end of the month, after comparison of the actual sales with the target sales, she found actual sales exceed the target sales. भैया टारगेट सेल्स इज 2000 लैपटॉप्स और इसने अचीव कर लिया 2000 से ज्यादा। तो शी रिवॉर्ड द एफिशिएंट एम्प्लॉय, जिसने ज्यादा सेल्स की है उसको क्या किया? मोटिवेट किया, रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड मतलब कमीशन दे सकती है, गिफ्ट दे सकती है ना, लॉन्चेस दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो और उसको मोटिवेट कर रही है। डज हाउ डज द निशा प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? कैसे उसने किया कि टाइम टाइम पे जब आप डायरेक्शंस करोगे तो आपका गोल अचीव होने में आपको मदद मिलेगी। क्या कह रही है? अचीविंग द ग्रुप गोल बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शंस। मेरी बात आ रही है समझ? डायरेक्टिंग, जब आपका सीनियर अपने जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करता है तो बहुत आसानी से आप अपना टारगेट अचीव कर पाते हो, क्योंकि जूनियर तो जूनियर ही है ना, उसको सारा काम तो आता नहीं है। तो उसको सिखाना, समय समय पे अलग अलग टेक्निक्स बताना जिससे वो अपना टारगेट अचीव कर सके।
इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय बाय रिवॉर्डिंग देम। वो देखो मोटिवेट कर रही है, रिवॉर्ड दे रही है, तो ये रिवॉर्ड देने से क्या फायदा होगा, उसको देखकर बाकी एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे और काम अच्छा करेंगे। अगला, मेगा लिमिटेड मेगा लिमिटेड was the manufacturing water heater in the first year of its operation. The revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost. कहता है कि बच्चे वाटर हीटर बनाती है और पहले साल में बस उतना ही काम सेल कर पाती है कि जिससे उसकी कॉस्ट निकल जाए, मतलब जितने उसके खर्चे थे उतनी उसकी रिवेन्यू थी, प्रॉफिट नहीं रिवेन्यू। टू इंक्रीज द रिवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजन फॉर लेस रिवेन्यू। वो अपनी रिवेन्यू को बढ़ाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने एनालाइज किया कि भाई रिवेन्यू क्यों कम हो रही है। तो क्या मिला उसको एनालिसिस में, रिडक्शन द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वाज अवेलेबल एट वेरी लो रेट। क्या कहता है, लेबर कॉस्ट को कम करना। दूसरा, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर की मान लो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, तो इसने कहा कि सोलर मार्केट हीटर वो ज्यादा बनाना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक हीटर की तुलना में। दिस विल नॉट हेल्प इन कवरिंग द रिस्क बट ऑल्सो हेल्प इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो भैया कौन से ऑब्जेक्टिव्स ये मोटिवेट कर रही है, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट। भाई कितने तरह के ऑब्जेक्टिव बताए थे, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल, तीन बताए थे मैंने। पर्सनल में व्यक्ति की खुद की एम्प्लॉइज की जो जरूरत है उसको पूरा करना, सोशल में सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करना, और ऑपरेशनल में ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत। ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी जरूरत है प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के वो जिंदा नहीं रह सकती। चलिए, मिस्टर आदित्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी। प्लान और पॉलिसी बनाने में मिस्टर आदित्य इज रिस्पॉन्सिबल साइंस इंडस्ट्री। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, क्योंकि वो भैया प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग करने वाला व्यक्ति क्या होता है, टॉप लेवल वाला होता है। अ बिजनेस नीड्स टू एड इट प्रोस्पेक्टस इन द लॉन्ग रन। वो भविष्य में अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाना चाहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। एंड विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट। सबसे पहला क्या है, ग्रोथ। ये कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट, थोड़ा मुश्किल। चलिए, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, इसको जरा रीड कीजिए एक मिनट में। इसे रीड करो जरा एक बार, थोड़ा सा समय लगाकर। देखिए क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, ये कहना चाहता है कि दो दोस्त ही लड़ रहे हैं आपस में। किस बात पे लड़ रहे हैं, पहला, अमन एंड अहमद एंड एली पार्टनर इन अ फॉर्म इंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स। इनका काम है डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कहीं से लेना और मार्केटिंग करना, बेचना। इन द महाराष्ट्र स्टेट, Aman is the holder of the senior secondary school certificate from the Central Board of Secondary Education with Business Studies। मैं चाहता हूँ 12th करा है बेसिकली, इतना बड़ा ज्ञान सीधा उसने 12th करा और बिजनेस स्टडी के साथ किया।
अहमद ने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की है हिस्ट्री में, और एली ने क्या कर रखा, डेयरी फार्मिंग में। वन डे देयर वाज अ सीरियस डिस्कशन बिटवीन द अहमद एंड एली। अहमद और एली के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हो गई, क्योंकि अहमद और एली ने भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। एक ने क्या पढ़ी थी, हिस्ट्री, और एक ने क्या पढ़ी थी, डेयरी फार्मिंग। और इसमें सबसे इंटेलिजेंट कौन था, अमन, क्योंकि उसने क्या पढ़ा था, 12वीं क्लास पढ़ी थी, बट बिजनेस स्टडी के साथ पढ़ी थी। फिर ये दोनों लड़ रहे हैं कि ये प्रोफेशन है या नहीं है, क्योंकि एली कहती है कि भैया प्रोफेशन सिर्फ लीगल और मेडिकल होते हैं। लीगल और मेडिकल मतलब जैसे कि मेडिकल में डॉक्टर लगता है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उससे रिलेटेड होता है। और लीगल में लॉयर होते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वो कहता है कि भैया वही प्रोफेशंस होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। क्या कहती है वो, कि प्रोफेशन की डेफिनेशन वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, जैसे बार काउंसिल से लॉयर, मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से सीएस, ऐसे ही सीए में। तो हर प्रोफेशन की एक बॉडी होती है, लेकिन मैनेजर्स की कोई बॉडी होती नहीं है। तो एली के हिसाब से ये भैया क्या नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। अहमद तो वैसे भी हिस्ट्री का था, तो उसको इतना लड़ाई करने की बात ही नहीं है। तो अमन इन दोनों की लड़ाई को खत्म करते हुए बताता है और सेटिस्फाई करता है दोनों को, क्या पॉइंट्स देकर, पहला इसमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशन में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होना जरूरी है, तो मैनेजर्स में जरूरी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सब नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, इनका क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन हुआ, मैंने अभी आपको बताया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। हर डॉक्टर को डॉक्टरी करने के बाद मेडिकल काउंसिल का एग्जाम देना होता है, जिससे उसको लाइसेंस मिलता है। आप जब आप एडवोकेट बनते हो तो एलएलबी करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। सीए का भी मेंबर बनने के लिए आप एग्जाम्स पास करने के बाद, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग क्राइटेरियाज होती है, उनको पूरी करनी होती है, तब जाके आप बनते हो, उसके बिना नहीं बनते हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इनका एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कैसे बिहेव करना है। जैसे कि लॉयर कोर्ट में जाते हैं तो कैसे कोट पहन के जाते हैं, ब्लैक। डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, व्हाइट कोट। ऐसे ही आपने देखा होगा सीए का, जब आपने देखा होगा ना, सीए का कोई भी फॉर्म देखा होगा तो बोर्ड बहुत छोटा होता है और ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक रूल्स बनाती है अपने मेंबर्स के लिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। और इनका होता है सर्विस मोटिव। तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, क्लियर। मैंने केस स्टडी के साथ बता दिया आपको, और केस स्टडी काफी बता दिया है। तो इसमें एक तो आएगा आर्ट, प्रोफेशन और साइंस, तीन तरह से मैनेजमेंट को डिफाइन करना, एक टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, कोऑर्डिनेशन से, कि कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। तो कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स होते हैं। वैसे तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप इसको इन डेप्थ पढ़ोगे तो वहां पे याद हो ही जाएगा ये।